सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर चल रहे हैं। आज हम लेसन का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स MCQ में जो आपको आ सकते हैं उन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, नियोजित विकास की राजनीति मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसने अपना विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। पंचवर्षीय योजनाएं जो कि भूतपूर्व सोवियत संघ को देखकर अपनाई गई देश में विकास के लिए। तो इसमें हम जानेंगे पहली पंचवर्षीय योजना पर किस क्षेत्र पर मेन फोकस किया गया, दूसरी में, तीसरी पर। तो इस तरह कब किस वर्ष कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनाई गई। देखिए, ये क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन नियोजित विकास की राजनीति। सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखिए, इस लेसन में सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है कि विकास क्या है। विकास देखिए एक ऐसी चीज़ है जिसका कुछ लोगों को तो बेनिफिट होता है और कुछ का नुकसान। मान लीजिए हम कोई पुल बना रहे हैं तो उस पुल बनाने से काफ़ी लोगों को तो सुविधा होगी कि आने जाने में आसानी हो जाएगी, समय कम लगेगा, पेट्रोल की बचत होगी। लेकिन कुछ लोगों को नुकसान होगा क्योंकि जिनकी भूमि पर वो पुल बन रहा है उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे ही इसमें एग्जाम्पल एक उड़ीसा के कारखाने से शुरू किया गया है कि देखिए, कारखाना लगाने से कुछ लोगों को तो फ़ायदा था कि रोज़गार मिलेगा, विदेशी पूंजी आएगी। लेकिन जो आदिवासी थे उन्हें डर था कि उन्हें अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो देखिए, विकास के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके अलावा देखिए, पॉस्को प्लांट उड़ीसा में है। ये आपका एक MCQ है पहला इस चैप्टर का। और दूसरा कि ये किस कंपनी का था। एक कोरियाई कंपनी थी जिसने कि उड़ीसा में पैसा इन्वेस्ट किया था। चलिए इससे आगे देखते हैं हम। ये आपके 2 MCQ हो गए। देखिए, इसके खिलाफ कुछ लोगों ने आंदोलन किया था, वो कौन थे। ये आपका अगला MCQ है। देखिए, राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति ने उड़ीसा में जो इस्पात कारखाना था उसके खिलाफ किसने विरोध प्रदर्शन किया। तो आपका उत्तर है राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति ने। ये आपका तीसरा प्रश्न है। चलिए अब हम आगे चलते हैं इससे अगले पेज पर। देखिए, हम पेज बाय पेज चल रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हम इसमें मिस करेंगे। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणपंथी क्या हैं और वामपंथी क्या हैं। देखिए, ये एक विचारधाराएं हैं दोनों ही, दक्षिणपंथी और वामपंथी। अब हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जो वामपंथी हैं ये उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब, पिछड़े और सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं। ये वामपंथी जो गरीब, पिछड़े और समूह की वफादारी करते हैं। और जो दक्षिणपंथी हैं ये इन लोगों की तरफ इंगित हैं जो खुली स्पर्धा चाहते हैं, मतलब जो बिजनेसमैनों के साथ हैं। ठीक है जी। और जो सरकार के हस्तक्षेप को गैर जरूरी मानते हैं। तो ये आपकी दो चीज़ें हो गई, आपकी दक्षिणपंथी और वामपंथ। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी। जो दक्षिणपंथी हैं वो जो गरीब और पिछड़े लोगों का साथ देना चाहते हैं, वामपंथी जो दक्षिणपंथी हैं और वो खुली प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, मतलब ये बिजनेसमैन लोगों के साथ है। ये दोनों आपको क्लियर हो गए। अब तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का अर्थ बताएं। विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। ये आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है इसी पेज पे। अगला आपका प्रश्न देखिए, विकास की धारणाएं बताइए। देखिए विकास की पश्चिमी धारणा है, क्या कहते हैं वो, अधिक से अधिक आधुनिक होना चाहिए। विकास का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना चाहिए। आधुनिक होने का अर्थ है पश्चिमी देशों की तरह होना। ये इसकी धारणा है विकास की। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब आज हम वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू दोनों चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, देखिए विकास के मॉडल बताइए। ये आपका एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ जाएगा। अगर एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा तो आपके आंसर हैं 2 मॉडल। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो भी आपको विकास के 2 मॉडल हैं। सबसे पहला उदारवादी पूंजीवादी, और दूसरा जो कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया, और जो दूसरा मॉडल है समाजवादी, वो सोवियत संघ ने अपनाया। और जो भारत है उसने इन दोनों का मिश्रित रूप अपनाया है। तो भारत का जो मॉडल है ना तो वो पूंजीवादी है ना ही समाजवादी, बल्कि इन दोनों का मिश्रित रूप है। देखिए पूंजीवादी क्या है कि सब कुछ प्राइवेट हाथों में, समाजवादी क्या है सब कुछ सरकारी हाथों में। लेकिन भारत ने मिश्रित अपना रखा है, मतलब कुछ चीज़ें सरकार के नियंत्रण में हैं और कुछ बिजनेसमैन के हाथों में। चलिए अब हम चलते हैं योजना आयोग, जो कि ये लेसन है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ये आपका पहला एमसीक्यू इस पेज पे 1950 में, मार्च 1950 में। देखिए जो हमारा संविधान है 1949 को पारित हो गया था। तो योजना आयोग क्या है, उसके बाद की बनी हुई एक संस्था है। तो योजना आयोग संविधान के अंतर्गत बनी हुई संस्था नहीं है। ये एक सलाहकारी की भूमिका निभाता है। देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए, योजना आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो सकती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर कर दे। ठीक है जी। तो योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था है जो सिर्फ सलाह देता है, और वो लागू तब होती है जब मंत्रिमंडल उसे मंजूरी दे दे। चलिए आगे हम देखते हैं नीति आयोग। यह यहाँ का अगला एमसीक्यू है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। तो अगर आपसे प्रश्न आए कि योजना आयोग के स्थान पर जो नया आयोग बना उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर है नीति आयोग। और कब बना, कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसे लेके आई है। अगला है, देखिए अब हम देखते हैं नियोजन। देखिए नियोजन क्यों अपनाया गया था? 1940 और 50 के दशक में जब पूरा ही विश्व में महामंदी थी, तब इसकी सिफारिश की गई। और भारत में भी देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो है बॉम्बे प्लान कब अपनाया गया? 1944 में। क्या था बॉम्बे प्लान? देखिए जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने एकजुट होकर सरकार पर जो पूंजीपति हैं उनका सहयोग करने के लिए एक खुली अर्थव्यवस्था की मांग की थी। तो यही बॉम्बे प्लान है। तो आपका जो एमसीक्यू है कि बॉम्बे प्लान कब अपनाया गया? 1944 में। आपका जो अगला एमसीक्यू है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका उत्तर है प्रधानमंत्री। देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। जो हमने योजना आयोग अपनाया है वो सोवियत संघ से प्रेरित होकर अपनाया गया है। आपका अगला एमसीक्यू है कि योजना आयोग किस देश से प्रभावित होकर अपनाया गया? तो आपका उत्तर है सोवियत संघ। क्या करता है ये? 5 सालों के लिए आमदनी और खर्च की योजना बनाता है, इसका मुख्य जो काम है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
देखिए, योजना आयोग के अनुसार जो केंद्र और राज्य सरकार के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, देखिए, गैर योजना व्यय और दूसरा योजना व्यय। तो अगर आपसे पूछा जाए बजट को कितने हिस्सों में बांटा गया, आपका आंसर है 2। कौन कौन से हैं, गैर योजना और योजना व्यय। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया? तो आपका उत्तर है 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 में। देखिए, पहली 51 में, दूसरी 56 में और तीसरी 1961 में, चौथी 1966 में। ये आपको 4 पंचवर्षीय योजनाएं बताई गई हैं। तो आपके देखिए 6 MCQ बन गए कि जो बजट है वो कितने हिस्सों में होता है, 2। कौन कौन से, गैर योजना व्यय और योजना व्यय। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई, दूसरी 1956 में, तीसरी 61 और चौथी 66 में। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं हम। देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस पर किस क्षेत्र पर फोकस किया गया? तो आपका उत्तर है कृषि पर। उसका कार्यकाल 1951 से 56 था। तो 2 प्रश्न आपके ये हो गए। और उसके विशेषज्ञ कौन थे? KN राज। ये इसका तीसरा प्रश्न है। तो 3 प्रश्न हो गए। पहली योजना का कार्यकाल 1951 से 56, विशेषज्ञ कौन थे? KN राज। किस पर जोर दिया गया? कृषि क्षेत्र पर। तो ये आपके 3 MCQ यहाँ पर बन गए पहली पंचवर्षीय योजना के ऊपर। अब हम देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 में आई। इसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। PC महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार की गई थी ये। जो इसका मूल मंत्र था वो था उद्योगों पर विकास। तो 3 हो गए आपके कि कब बनी? 1956 में। किसने बनाई? PC महालनोबिस ने, जो कि अर्थशास्त्री थे। किस पर जोर दिया गया? भारी उद्योगों पर। तो ये आपके 3 प्रश्न इस दूसरी उसके बाद हम चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना पर। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें दोनों ही क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। चलिए अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, केरल मॉडल क्या था। देखिए, आप सभी जानते हैं कि केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ शिक्षा का स्तर सबसे अधिक है। उसके लिए उन्होंने देखिए केरल मॉडल बनाया। क्या है ये? इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। यहाँ प्रति व्यक्ति आय भले ही कम है लेकिन साक्षरता दर सबसे अधिक है। जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है, माता की मृत्यु दर कम है, जन्म दर भी कम है, स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अधिक हैं। तो इसको कब अपनाया गया? 1987 से 1991 के बीच में। इसे नाम जो दिया गया नव लोकतांत्रिक पहल का नाम दिया गया। देखिए, इस छोटे से उसमें आपके कितने प्रश्न तैयार होते हैं। केरल मॉडल क्या था? इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर और जोर दिया गया। इसका लक्ष्य उन्हें क्या परिणाम मिला कि 100% साक्षरता दर है, शिशु मृत्यु दर कम है, माता मृत्यु दर कम है, जन्म दर कम है, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हैं वहाँ पर। इसके लिए उन्होंने एक नई पहल चलाई। तो उसका नाम क्या था? नव लोकतांत्रिक पहल। चलिए ये एक मूवी का नाम है पाथेर पंचाली। देखिए, इस मूवी को बंगाली मूवी है। ये एक बच्चे के गरीब परिवार के संघर्ष की कहानी है। इस मूवी को कितने पुरस्कार मिले हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्वर्ण पदक भी मिला है, रजत पदक भी मिला है। तो
तो 4 पुरस्कार इस पिक्चर ने जीते हैं। चलिए अब हम देखते हैं निजी क्षेत्र क्या होते हैं और सार्वजनिक क्या होता है। निजी क्षेत्र मतलब जितनी भी आपकी प्राइवेट कंपनी है जैसे रिलायंस, टाटा, वो सब। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, जो कि गवर्नमेंट के अधीन है, जैसे कि बैंक, डाकखाने। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, क्योंकि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मतलब कुछ चीज़ें तो सरकारी हाथों में और कुछ प्राइवेट हाथों में हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने पहले लेसन में पढ़ा था स्वतंत्र भारत के सामने 3 चुनौतियां थी। पहली एकता स्थापित करने की, विकास की और लोकतंत्र स्थापित करने की। देखिए जो तीसरी चुनौती थी विकास, इसके लिए भारत ने 5 वर्षीय योजनाओं को अपनाया और आंशिक सफलता मिली। एक और जो प्रश्न बनता है कि देखिए विकास परियोजनाएं कौन सी शुरू की गई, सिंचाई और जिससे बिजली का उत्पादन हो, तो आपका आंसर है भाखड़ा नंगल और हीराकुंड बांध जैसी योजनाएं। चलिए अब हम जानते हैं खाद्य संकट क्या था और ये कब आया। देखिए जो खाद्य संकट है 1960 के दशक में आया, तभी भारत में हरित क्रांति को अपनाया गया। तो देखते हैं सबसे पहले खाद्य संकट के बारे में। जो खाद्य संकट है, कृषि की दशा उसमें बद से बदतर होती गई। उन्नीस सौ 40 और 50 के दशक में खाद्यान्न के उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही थी। तो 1965 और 67 के बीच में देश में सूखा पड़ा। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि खाद्यान्न संकट कब आया, 1960 के दशक में। सूखा कब पड़ा, 1965 और 67 के दशक में। ठीक है जी। देखिए बिहार में प्रति व्यक्ति कैलोरी कितने रह गए उसमें। देखिए जो एक आम व्यक्ति है उससे 2200 कैलोरीज चाहिए होती हैं, लेकिन बिहार के लोगों को खाद्यान्न संकट की वजह से 1200 कैलोरी ही प्रतिदिन मिल रही थी। अगला प्रश्न है, देखिए 1967 में बिहार में मृत्यु दर कितने प्रतिशत बढ़ी, 34% बढ़ गई। देखिए तो ये आपके खाद्यान्न संकट पे प्रश्न है कि 1960 में खाद्यान्न देश में कृषि की दशा बदतर हुई, 1965 और 67 में सूखा पड़ा, बिहार में स्थिति सबसे विकराल थी, वहाँ पर प्रति व्यक्ति कैलोरी भोजन की जो 2200 से घट के 1200। 1967 में मृत्यु दर में कितनी वृद्धि हुई, बिहार में 34% बढ़ गई थी। ये आपका शॉर्ट प्रश्न है, खाद्य संकट के क्या परिणाम हुए। गेहूं का आयात करना पड़ा, विदेशों से मदद लेनी पड़ी, ये खाद्यान्न संकट के परिणाम थे। हरित क्रांति हम लोगों ने अपनाई। हरित क्रांति क्या होती है, देखिए ये आपका वेरी शॉर्ट प्रश्न है। सरकार के द्वारा उत्तम बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई के बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया और निश्चित मूल्य पर खरीद की गारंटी दी गई। इसे हरित क्रांति कहा जाता है। ये आपका प्रश्न है। तो हरित क्रांति का अगला जो हमारा शॉर्ट प्रश्न है, किसे फायदा हुआ। धनी किसानों को और बड़े भूस्वामियों को ज़्यादा फायदा हुआ, जो छोटे किसान थे उन्हें इतना फायदा नहीं हुआ। चलिए अब हम देखते हैं श्वेत क्रांति क्या थी। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, अटरली बटरली डिलीशियस। ये अमूल की लाइन है। जो श्वेत क्रांति है वो दूध से संबंधित है। तो जो अमूल है ये उसकी बात हो रही है यहाँ पर। देखिए जो दूध में क्रांति लाने का श्रेय जिसे या मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो है वर्गीस कुरियन को। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है वर्गीस कुरियन को। ठीक है जी। एक अमूल, गुजरात के किस शहर में अमूल का प्लांट है? आणंद में। कितने जो पशुपालक हैं वो वहाँ दूध लेकर आते हैं? 25 लाख दुग्ध उत्पादक इससे जुड़े हुए हैं। किस साल को ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया? 1970 में। देखिए, इस अमूल वाले में आपके कितने प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला देखिए, अटरली बटरली टैगलाइन किसकी है? अमूल की। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वर्गीस कुरियन को। गुजरात के किस शहर में अमूल का सहकारी दुग्ध उत्पादन संस्थान है? आणंद। कितने लाख लोग यहाँ दूध देते हैं? 25 लाख। तो ये कब शुरू किया गया? 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण लोगों को रोजगार देना, उनकी आमदनी बढ़ाना और गरीबी दूर करना। तो ये देखिए आपके कितने सारे एमसीक्यू इस पैराग्राफ में तैयार हो रहे हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं। हरित क्रांति का किन लोगों को फायदा, किन राज्यों को फायदा? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके इस में 2 एमसीक्यू बन रहे हैं। सबसे पहला, 1967 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? आपका आंसर है 14। या आय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपका आंसर है 1967। तो ये आपके 2 एमसीक्यू बन रहे हैं यहीं पे। अब ये लास्ट प्रश्न आपका 1950 और 80 के बीच में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस सालाना कितनी प्रतिशत धीमी रफ्तार रही है? उसकी रफ्तार जो रही है 3 से 3.5% रही है। चलिए इसी के साथ ये लेसन आपका ख़त्म हुआ। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।